नमस्कार दोस्तों। अभी जब से सीज फायर का घोषणा हुआ, तब से देख रहे हैं कि लगातार इंदिरा गांधी का नाम बार बार लिया जा रहा है। आखिरकार इंदिरा गांधी जी ने ऐसा क्या किया था? तो आपके स्पेक्ट्रम बुक में दिया हुआ है। ये इसलिए यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेक्ट्रम बुक में क्या दिया हुआ है? 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का जन्म, पेज नंबर 686 में। क्या होता है आखिरकार, इसको एक एक बाई पेज जो बुक में दिया हुआ है उसको यहाँ मैंने रख दिया है, ताकि लीक से ना हटे टॉपिक, पॉलिटिकल अलायंस किसी तरफ से ना जाए, सीधे टू द पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो 1917 का जो भारत पाक का युद्ध होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अब अंडरलाइन करते जाऊंगा, आपको वहां देखते जाना है, क्योंकि उसमें बांग्लादेश का जन्म होता है। बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ ये देखिए कि 1971 के पहले पाकिस्तान दो हिस्से में, ये पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, 1971 के पहले का ये घटनाक्रम था। दोनों तरफ एक ही सरकार चलती थी और 1970 में सैन्य शासन था। लेकिन ये जो जनरल याहिया खान है, ये जनरल, इन्होंने घोषणा की कि हम है जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लेके आएंगे, लोकतंत्र लेके आएंगे। इन्होंने ऐसा घोषणा किया तो सारे लोग काफी खुश हो गए। और ये बात ध्यान रखना है कि ये जो वयस्क मताधिकार पर आधारित पाकिस्तान में ये पहला चुनाव हो रहा है। सोचिए, अलग हो गया 1947 में ही भारत से, लेकिन पहला जो वयस्क मताधिकार पे आधारित जो इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, वो 1970 में हो रहा है। तो राष्ट्रीय असेंबली में, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, उसमें ये कहा गया कि जनसंख्या के अनुपात में सीट दिया जाएगा। तो ईस्ट पाकिस्तान में दिखने में छोटा लग रहा है, पर पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा था। तो स्वाभाविक है कि जब पार्लियामेंट बनेगा, उसमें जब सीटों की संख्या होगी, तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ के लोग ज़्यादा इलेक्ट होंगे। तो इस एरिया में समझिए ये पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान के लोग इलेक्ट होंगे। अब ये बात, ये जो जनरल याहिया खान, इनको ये बात पची नहीं कि ये कैसे होगा। फिर भी इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, इलेक्शन में पहले समझिए कि दो पार्टी, इलेक्शन में दो तरफ की पार्टी, जो बेस्ट पाकिस्तान है, जो बेस्ट पाकिस्तान है, इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीपीपी, ठीक है, जो बेस्ट पाकिस्तान है आपका, इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी यहां से इलेक्शन लड़ती है। और ईस्ट पाक इलेक्शन इधर से भी लड़ रही है, पर ईस्ट पाकिस्तान में से जो लड़ रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। उनका नाम वो ये है, इनका नाम अगर कोई बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल सही, मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का जो घटनाक्रम हुआ वो जानते हैं, तो उनके पिताजी ये। तो इनके नेतृत्व में अवामी लीग दूसरी प्रमुख पार्टी थी, जो मेनली यहाँ से खड़ी होती थी, अवामी लीग। अब दो पार्टी हो गया, एक तरफ पीपीपी वेस्ट पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ यहाँ से अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग इधर से खड़ी हो जाती है। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको आगे। अवामी लीग जब खड़ी हो जाती है, तो जब इलेक्शन होता है तो स्वाभाविक है कि वेस्ट पाकिस्तान में किसको बहुमत मिला होगा? अवामी लीग ने अन्य दलों का सफाया कर दिया और बहुमत हासिल कर लिया। अवामी लीग है जो यहाँ पे उनका बहुमत आ जाता है, और दूसरा दल कोई टिकता भी नहीं। अब इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? इनके जीत जाने से ये परेशान होगा। क्यों परेशान होगा ये? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान का ज्यादा लोग असेंबली में आए। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों वो चाहता था? क्योंकि वो जानता था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
कि वो जानता था कि पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है ना, और वो भी अधिकतर सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो संविधान जब लिखाएगा तो संविधान लिखने में हिंदू अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। सोच के देखिए कि किस तरीके की उनकी सोच थी कि हिंदू है, हिंदू लोग उधर ज़्यादा है, तो वो अपना प्रभाव जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखाएगा उसमें वो छोड़ सकते हैं। अब इससे क्या करता है, ये सोचिए कि किस तरीके का आदमी। अब याहिया खान जो है, ये जुल्फिकार भुट्टो की मदद से नेशनल असेंबली को स्थगित कर देता है। जो नेशनल असेंबली, जो पार्लियामेंट एक तरीके से कहिए, उसको स्थगित कर दे कि नहीं भैया अभी इलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होगा बाद में करें, अभी स्थगित हो जाता है। लेकिन अवामी लीग को तो पता था, जो ईस्ट पाकिस्तान से, इनको पता था कि हमसे क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखिए असंतोष उमड़ पड़ा और अवामी लीग ने व्यापक हड़ताल का आह्वान कर दिया कि जब हम इलेक्शन जीते हैं तो हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे असेंबली को भंग करने का क्या मतलब बनता है। तो जब इन्होंने हड़ताल का आह्वान कर देते हैं ये पूर्वी पाकिस्तान में, तो मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने विरोध को कुचलने का कदम उठाया। अब ये यहाँ से यहाँ पे सेना भेज देती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो हड़ताल का घोषणा हुआ है उसके लिए ये सेना भेज देती है। पूर्वी पाकिस्तान में टैंक और सेना भेजा गया, समझ लीजिएगा। अब इस आगे बढ़ते हैं। जब सेना भेजा गया तो मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए बुक के एक एक लाइन के द्वारा हम लोग चलते जाए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको एक अज्ञात स्थान पे ले जाया गया। और बहुत ज़्यादा हिंसक झड़प पाकिस्तान में, वो पहले से मूर्ख हैं, आज भी मूर्ख हैं, पहले भी मूर्ख थे। हिंसक झड़प उन्होंने किया, नागरिकों की है ना नृशंस हत्या, विशेष रूप से स्टूडेंट सबका। तो वहां पे क्या हुआ, अब तो इतना ज़्यादा जब आप हत्या करने लगे तो जो थोड़ा बहुत भी टॉकिंग का, आपस में बातचीत का जो एक स्पेस था वो खत्म हो गया। वो अब मुश्किल हो गया कि बातचीत भी हो पाए। पर इन सारी घटनाओं से इंडिया का क्या रिलेशन था। ये तो इधर लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है, इंडिया इसमें क्यों खोता, इंदिरा गांधी क्यों आई। अब इसी चीज को समझेंगे। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में, बार बार मैप देखते जाएंगे उससे बेहतर समझ में आता है। जब पूर्वी पाकिस्तान में हमला कर दिया गया इनके द्वारा, तब यहाँ से ढेर सारे शरणार्थी, कुछ इस साइड, कुछ उड़ीसा साइड, मध्य प्रदेश और इधर पूर्वोत्तर भाग में शरणार्थी आने लगे। और उसमें भी ज़्यादा शरणार्थी कौन आए, हिंदू शरणार्थी आए। अधिकतर हिंदू शरणार्थी की संख्या में वृद्धि हो गई और अगस्त 1971 तक तो यह संख्या लाखों में तब्दील हो गई। देखिए हिंदू शरणार्थी सब इस तरीके से परेशान हो के हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ आने लगे। भारत सरकार क्या करती, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इनके पास कोई उपाय नहीं था। तो इन्होंने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब जगह तंबू लगाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे से सबको भोजन प्रदान कराए कि नहीं, जब लोग शरणार्थी आ रहे हैं हम उनको भूखे नहीं छोड़ सकते। अब भारत चिंतित है कि इस सिचुएशन को क्या किया जाए। तो अब जो जो अंडरलाइन किया हुआ है कलर से, उनको ध्यान से आप भी पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा कि वैश्विक शक्तियों को इस चिंताजनक स्थिति के बारे में विश्वस्त करने हेतु भेजा, राजनीतिक प्रयास किया कि सबको बताया गया कि इस तरीके के हालात हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं, है ना, इस पे आप लोग अपना राय दीजिए, इस पे आप लोग एक्शन लीजिए। उसी समय हेनरी किसिंजर नाम के एक अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। क्या नाम था, हेनरी किसिंजर, अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक पत्र लेकर इंदिरा गांधी के समक्ष उपस्थित होते हैं, इंदिरा गांधी के सामने आते हैं। तो इंदिरा गांधी को क्या कहा उस पत्र में, उन्होंने कहा कि जो भी शरणार्थी आ रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र की पर्यवेक्षण में
उनको भेजा जाए, है ना, कि संयुक्त राष्ट्र उनका देखरेख करेगा, संयुक्त राष्ट्र उनका देखभाल करेगा, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लेटर में आता है। तो जब वो लेके आते हैं लेटर हेनरी किसिंजर, तो इंदिरा गांधी इस बात की ओर इशारा करती है कि अमेरिका जो हथियार उनको दे रहा है उसका वो इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है, आम लोगों को मारने के लिए कर रहा है, जो 1965 में भी वो इस तरीके का यूज कर चुका था। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे निक्सन, ये व्यक्ति, ये निक्सन थे। ये इंदिरा गांधी के बात से सहमत नहीं हुए। अमेरिका कभी भी उस हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है, आज भी दिया, पहले भी पाकिस्तान का साथ दिया। निक्सन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में थे, ठीक है, और उनका चीन की तरफ भी झुकाव हो रहा था, चीन के साथ भी दोस्ती बढ़ाने के तरफ वो बढ़ रहे थे। तो जब अमेरिका जैसे ही पाकिस्तान की तरफ आता है तो हमारा जो सबसे प्यारा दोस्त है, पहले से जो दोस्त बनाया, वो सोवियत संघ, तो अमेरिका से इसका ऐसे भी दुश्मनी, तो जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो सोवियत संघ जो है वो अमेरिका के विरोध को करने के लिए भारत के पक्ष में आ जाते हैं, भारत के सहमत में आते हैं। और सोवियत संघ का ये कहना था कि पाकिस्तान दो भागों के बीच में गहरी खाई आ गई है और अब पुनर्मिलन संभव नहीं है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में पुनर्मिलन अब संभव नहीं है। तो सोवियत संघ ने भारत को ढेर सारे सैन्य उपकरण प्रदान किए कि अगर आपको कुछ भी लगता है, अगर आपको लगता है कि इस युद्ध में जाना है तो आप बिल्कुल सैन्य उपकरण हमसे लीजिए और आप इसको यूज कर सकते हैं। उसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है, वो है मैत्री संधि। मैत्री संधि किनके बीच में हुआ? भारत और सोवियत संघ के बीच में होता है, ठीक है, मैत्री संधि, याद रखना है इसको। मैत्री संधि में उस समय जो भारत के विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह, वो मॉस्को जाते हैं और इस पे हस्ताक्षर करते हैं, मैत्री संधि पे। इस संधि का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसको देखिए, ग्रीन में से अंडरलाइन किए, इसको अच्छे से पढ़िए। महत्वपूर्ण पहलू ये था कि दोनों में से किसी भी देश पर आक्रमण की स्थिति में उचित कदम उठाने हेतु ये देश आपसी परामर्श करेंगे ताकि दोनों देश में डर एवं चेतावनी को समाप्त करके शांति एवं सुरक्षा स्थापित की जा सके। यानी अगर किसी देश पे कोई हमला होता है, कोई आक्रमण होता है, तो दोनों देश एक जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, 1 + 1 = 11 के रूप में, है ना, 2 नहीं 11 के रूप में दोनों देश तो बोले कि हम लोग एक्ट करेंगे। अब इंदिरा गांधी जो क्या करती है, भारतीय सैन्य बलों को निर्देश देती है कि जो प्रशिक्षण शिविर है जहां पे लोगों को सिखाया जाता है, उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग हैं उनमें जो नियमित सैनिक हैं और जो स्वैच्छिक लड़ाके हैं, अभी भी जैसे युद्ध में बताया गया, घोषणा किया गया कि कोई भी लोग आ सकते हैं, तो जो स्वैच्छिक लड़ाके हैं उनको और सैनिक को भारत सरकार अब प्रशिक्षण देने लगी। और किस लिए? गुरिल्ला युद्ध के लिए। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिप छिपा के युद्ध करना, डायरेक्ट सामने से युद्ध नहीं करना। तो उसके लिए भारत सरकार इनको प्रशिक्षण देने लगी। अब वो जो गुट बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और असैनिक स्वैच्छिक लड़ाकों को, उस गुट को कहा जाता था मुक्ति वाहिनी, ठीक है। ये टर्म याद रखना, एक मैत्री संधि याद रखना है, दूसरा टर्मिनोलॉजी मुक्ति वाहिनी याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये गुरिल्ला चोरी छिपे पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के आर पार जाकर सैन्य शिविरों और इंफॉर्मेशन, है ना, इंस्टॉलेंस पर हमला करते थे। मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि वो लगातार अंदर जा जाके हमला करते थे। किस पे? जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन पे हमला करते थे। अब आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप की स्थिति को पूरे विश्व के नेताओं को अवगत कराने के लिए वैश्विक दौरा किया। ये समझने वाली बात है कि उस समय इंदिरा गांधी पूरे विश्व में घूमती है, हर नेता के पास जाती है और हर नेता को ये बताती है कि देखिए ये
स्थिति है, आपको इस पे एक्शन लेना होगा, स्थिति बहुत बिगड़ रही है, आम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो तटस्थ बना रहा। अमेरिका के बारे में पता ही था कि अमेरिका तटस्थ रहेगा, और वो तो छोड़ दीजिए, सिर्फ तटस्थ रह जाता तो भी एक अलग बात है, लेकिन जो निक्सन थे उन्होंने सैन्य कार्रवाई करने के प्रति चेताया इंडिया को कि आप कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कीजिएगा, वरना आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, ये देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक नहीं सुनती है, और युद्ध को, जो गुरिल्ला वार है, छिप छिप के जो युद्ध है, उसको बहुत तेज कर देती है। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये चीज अच्छे से समझेंगे। पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध एवं मुक्ति, जब पाकिस्तान समझ लेता है, जो पाकिस्तान का इधर वाला हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान, ये जब समझ गया कि इंडिया है जो इंटरफेयर कर रहा है, तो अभी जिस तरीके से ये इंडिया अपना प्यारा सा, ये पाकिस्तान, तो अभी जिस तरीके से इस हिस्से में हमला होता है वेस्टर्न पार्ट पे, अभी हुआ पठानकोट में, है ना, पूरे उधर जम्मू कश्मीर का एरिया में, तो उस समय भी पाकिस्तान यही करता है कि, है ना, 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी सीमा पर हमला करने का निर्णय ले लेता है कि भारत के पश्चिमी सीमा पर हमला करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान में अपना गोरिल्ला वारफेयर कर रहा है, अपना वहाँ सैनिक भेज रहा है, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ट्रेंड कर रहा है हमारे खिलाफ। तो पाकिस्तान जो है हमला कर देता है, और हमला में क्या करता है, जस्ट अभी के जैसा ही बम वर्षकों ने पश्चिम सीमा पर स्थित एयरफील्ड को निशाना बनाया, और तोप से कश्मीर पर भी हमला किया। सोच लीजिए। लेकिन उस समय के जो हमारे जनरल सैम मानेकशॉ थे, जनरल, इनका नाम बस याद रखना है, जनरल सैम मानेकशॉ, इनके नेतृत्व में सेना ने कश्मीर एवं पंजाब में व्यापक हवाई हमलों से तीव्र कार्रवाई की। अब तुरंत उनके नेतृत्व में लगातार हमला होता है, ठीक है। और ये तो लैंड वार हो रहा था। उसके बाद भारतीय नौसेना ने पहली बार शामिल किया गया, कराची की ओर रवाना किया, ठीक है। भारतीय नौसेना जो है कराची की ओर रवाना होती है, और वाइस एडमिरल S.N. कोहली, इनका नाम भी याद रखना है। पहला नाम जनरल सैम मानेकशॉ और दूसरा S.N. कोहली का नाम याद रखना। इनके नेतृत्व में पश्चिमी नौसेना कमांड ने ट्राइडेंट नाम से कराची पर सफलतापूर्वक अकस्मात हमला किया। ये तीसरा टर्मिनोलॉजी याद करना है, क्या? ट्राइडेंट। ये कराची पोर्ट पे, कराची पे, अभी खूब सुन रहे हैं ये सब का नाम, कराची पे अकस्मात यानी अचानक किया हुआ इनके द्वारा हमला था, और काफी सफलतापूर्वक, बहुत सफल हुए उसमें। जब ऐसा हमला होता है, तब भारत को पूर्वी पाकिस्तान में सैनिकों को और टैंकों के साथ घुसने का एक कारण मिल जाता है। क्या कारण मिल जाता है? कि भारत ये कहता है कि हम तो युद्ध में थे ही नहीं, जबकि भारत यहाँ शामिल था, ये सच बात है, पर छिपे छिपे था शामिल। तो भारत अब इस बात पे एग्री हो जाता है कि हम तो युद्ध में थे ही नहीं, उसके बाद भी पाकिस्तान हम पे हमला किया, तो हमको युद्ध में घसीटा है, इसलिए अब हम पूरे तरीके से आमने सामने युद्ध करेंगे। और ये चालाकबाजी से भारत है जो पूर्वी पाकिस्तान में घुस जाता है। अब उस समय जो छिपा हुआ, चोरी छिपा जो मुठभेड़ था, वो अब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उस समय भारत की सैन्य स्थिति क्या थी। तो ये, है ना, हम लोग स्वदेशी हथियार का निर्माण शुरू कर दिए थे, और सशस्त्र सेना का आधुनिकीकरण भी हम लोग कर चुके थे। ये हम लोग की ताकत थी, ठीक है। हमारे सेना के सामने पाकिस्तान की सेना थोड़ी बहुत भी कहीं भी नहीं टिकती थी, ठीक है। अब जो पाकिस्तान की सेना थी, ये देखिए आज के सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय भी इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान की सेना, नागरिक असंतोष, अभी भी नागरिक असंतोष हुआ, बंगाली सेना के विद्रोह तथा अपने ही लोगों से लड़ने के चलते निरुत्साहित एवं तनाव में थी। अपने ही लोग तो थे उस समय, तो पाकिस्तान पूरा एक ही था ना, तो उनको लग रहा था अपने ही लोग से लड़ रहे हैं। बंगाली सेना अलग से विद्रोह कर रही थी, नागरिक अलग से उनसे नाराज थे।
तो उनको लगने लगा, उनका मनोबल बहुत टूटा हुआ था। और यही जो याह्या खान था, अभी जैसे एकदम हूबहू सारा कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चला था। वो निश्चिंत, उसके रणनीति को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सोच रहा था कि चाइना उसका हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? चाइना उसका हेल्प करेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया है। तो चाइना का ये यहाँ पे ये पूरा आपका, ये आपको पता है, ये पूरा चाइना है यहाँ, ये पूरा एरिया। तो उसको लग रहा था कि चाइना मेरा हेल्प करेगा, लेकिन चाइना सामने नहीं आता। हो सकता है कारण जो बुक में दिया गया कि हिमालय के बर्फ के कारण हो सकता है कि चाइना को रास्ता ना मिला हो आने में, इसलिए चाइना नहीं आया हो, या कुछ और कारण हो सकता है, तो मौसम संबंधी कारण हो सकता है। लेकिन भारत को तो उस समय कोई मौसमी संबंधी परेशानी थी नहीं। तो भारत लगातार मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी की मदद से आगे बढ़ती जा रही थी, और ढाका को चारों तरफ से, जो पूर्वी पाकिस्तान का एरिया है जो बांग्लादेश बन चुका, उसको चारों तरीके से घेर लेती है। देखिए यहाँ पे एक और है, वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के नेतृत्व में, इनका भी नाम याद रखना, वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के नेतृत्व में भारतीय पश्चिमी नौसेना कमांड में बंगाल के खाड़ी में, है ना, घुस जाती है और पूर्वी पाकिस्तान को उधर से घेर लेती है। और 4 दिसंबर से युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाहों पर हमले जारी करने के लिए तैयार कर दिया गया। ये है आईएनएस विक्रांत, ये 1971 का है। इसको पूर्वी बंगाल के खाड़ी में तैनात कर दिया गया कि अगर कोई भी हमला होता है पाकिस्तानी, पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के द्वारा, तो उस पर हमला करना। अमेरिका का उस समय जो दोगलापन जिसको कह सकते हैं, वो देखिए कि अमेरिका तो बोला कि तटस्थ रहेंगे, इंदिरा गांधी को चेताता भी है। उसके बाद अमेरिका बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत यूएस इंटरप्राइज, पीटी में आ सकता है कि यूएस इंटरप्राइज किस समय से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखना है कि यूएस इंटरप्राइज उतार दिया। लेकिन उस समय अमेरिका बस अपना शक्ति प्रदर्शन किया, है ना, अमेरिका किधर खड़ा है ये बताने के लिए, पर वो लड़ाई में डायरेक्ट नहीं कूदा। ये एक अच्छी बात थी भारत के लिए। और भारत जो है पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रहा था। अब आते हैं कहानी के हम लोग लास्ट में, जो याह्या खान, जो शुरू से ही पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से है, ये बार बार नाम आ चुका है, याद हो गया होगा। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, जो पूर्वी पाकिस्तान का कमांडर था, उसको फोन करता है, और फोन करके बोलता, लगातार हार रहा था, तो फोन करके बोलता है कि वो आत्मसमर्पण कर दे, मतलब भारत के सामने घुटना टेक दे। तो 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के पूर्वी कमांड के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इनके सबके सामने वो क्या हो गया, रमन्ना रेस कोर्स में हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कहाँ, रमन्ना रेस कोर्स में हस्ताक्षर होता है। ठीक है, शायद ये रेड में नहीं दिखता होगा, दूसरा कलर से कर देता हूँ। रमन्ना रेस कोर्स में हस्ताक्षर होता है, किस चीज के लिए, आत्मसमर्पण के लिए। कब होता है, 13 दिसंबर 1971, ये डेट आपको याद रखना, 13 दिसंबर 1971। ठीक है, अब पूर्वी पाकिस्तान मुक्त हो गया, बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आ जाता है। जो मुजीबुर रहमान थे उनको कैद से मुक्त कर दिया गया, नया देश का उनको कमान दे दिया गया, और 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने पश्चिमी मोर्चे पर एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसको रियल में कहते हैं सीज फायर। ठीक है, अभी जो सीज फायर का जो बिना कुछ जीते बिना कुछ पाए सीज फायर का जो घोषणा हो रहा है, इसको कहते हैं सर सीज फायर। तो 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी, क्योंकि जीत चुकी थी, एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर देती है रेडियो पे। उसके अगले दिन पाकिस्तान भी युद्ध विराम की घोषणा कर देती है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंदिरा गांधी की छवि में भी अत्यधिक विस्तार होता है। भारत में कई लोगों ने उन्हें दुर्गा कहा। भारत में नए विश्वास एवं शक्ति का उपलब्धि की भावना का संचार हुआ। अभी बिना युद्ध जीते जब आप सीज फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट देख लिया आपने कि आम लोगों के जनमानस में कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और जब इंदिरा गांधी ने सीज फायर जब किया था
तो पूरे जनमानस में खुशी का लहर, अपना ताकत का एहसास हो जाता है और भारत के उपमहाद्वीप में एक शक्तिशाली देश के रूप में छवि स्थापित हुई। और उसके बाद ही होता है शिमला समझौता, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये आज के सिनेरियो में देखिए कि घटनाक्रम लगभग वैसा ही है कि नहीं, पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो आज के सिनेरियो में इस घटनाक्रम को समझते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हुई। आज भी लगभग कमोबश वैसे ही स्थिति थी, जिस तरीके से राष्ट्रपति निक्सन ने सहयोग नहीं दिया इंदिरा गांधी के समय, आज भी डोनाल्ड ट्रंप सहयोग देने की स्थिति में है नहीं, उससे सहयोग चाहिए भी नहीं था। पर फिर भी भारत सीज फायर करके ऐसा लगता है हारा हुआ प्रतीत होता है। पर ठीक है, हम लोग अभी पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाएंगे। हमारे ये यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोग ने इसको कवर किया। आगे भी अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए होगा कवर कराने के लिए तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उसको कवर करेंगे और इसी तरीके से स्टडी हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू।